Hello, class 8th. Today we will do chapter 9 challenging the caste system. तो देखो हमारे सोसाइटी में इंडियन सोसाइटी में कास्ट सिस्टम बहुत पुराना है। पहले ऑक्यूपेशन के बेसिस पर लोगों को वर्णास में डिवाइड किया गया था। हिंदी में उसको वर्ण बोलते हैं। पर धीरे धीरे जो कास्ट सिस्टम था वो स्ट्रिक्ट होता चला गया। लोग उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते गए और जो पहले काम के ऊपर लोगों को अलग किया गया था कि जो लड़ाई लड़ता था वो क्षत्रिय कहलाता था, जो व्यापार किया करता था वो वैश्य कहलाया करते थे, जो पूजा पाठ किया करते थे उन्हें ब्राह्मण बोला गया और इसके अलावा जो छोटे मोटे काम मीनियल जॉब्स किया करते थे उन्हें शूद्रास बोला गया। पर जैसे पहले लोगों को काम पे बांटा गया, अब लोग बांटे जाने लगे बाय बर्थ, यानी कि शूद्र के घर में जो बच्चा पैदा होगा वो शूद्र ही होगा, जो ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा होगा वो ब्राह्मण ही होगा। तो इस टाइप से जो कास्ट सिस्टम था वो रिजिड होता चला गया। तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। We will learn about factors leading to caste movements in the 19th century. हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कास्ट मूवमेंट्स क्यों हुए 19th सेंचुरी में, क्या रीजंस थे। कास्ट मूवमेंट्स इन द ब्रिटिश इंडिया, कौन कौन से मूवमेंट्स हुए इंडिया में। द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, इसके अलावा हम ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के बारे में बात करेंगे, डिवाइड एंड रूल। In the previous chapter, you have learned how the reformers of the 19th century focused on the issues of women's emancipation. Another social evil they battled against was the caste system, which is an inherent feature of the Indian society. तो हमने जो हमारा पिछला चैप्टर था विमेन एंड रिफॉर्मर्स, उसमें हमने विमेन स्टेटस के बारे में बात की थी कि क्या कंडीशन थी विमेन की हमारे इंडियन सोसाइटी में। अब हम बात करेंगे कि कास्ट के बेसिस पे लोगों की क्या कंडीशन थी। एक्चुअली देखा जाए तो जिस तरीके से गर्ल्स को लेकर कास्ट विडोरी मैरिज, चाइल्ड मैरिज, इसके अलावा सती प्रथा, जिस तरीके से ये ईवल सिस्टम्स थे, उसी तरीके से कास्ट सिस्टम भी एक ईवल सिस्टम में ही आता था। The caste system evolved from the Varna system of the Aryans. In the Rigvedic age, the Aryan society was divided into 4 groups. तो आपने 6th क्लास में पढ़ा ही होगा, हमने डिस्कस किया भी था, इवन 7th में भी डिस्कस किया था कि आर्यंस के ही टाइम पे वर्ण बांट दिए गए थे और ऋग्वेदिक टाइम पर जो थे वो चार वर्ण थे, जैसे कि मैंने आपको बताया भी अभी, Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. However, this system was flexible. People could change their occupation and thus their varna. पर शुरुआत में देखा जाए तो ये ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था, काम के बेसिस पे था। जैसे ही लोग अपना काम बदलते थे उनका वर्ण भी बदल जाता था। The membership was not hereditary. A number of new occupations emerged during the later Vedic age, making the Varna system complex and rigid. तो शुरुआत में जब लोग काम बदलते थे तो उनका वर्ण भी बदल जाता था, पर धीरे धीरे रिजिड होने लग गई चीज़ें, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी कि शूद्रा का बेटा शूद्रा ही हुआ, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही हुआ। Gradually, it evolved into the caste system in which birth of a person and not their occupation became the basis of social division. Now, fight against casteism. In the 19th century, an effort was made by the reformers to modernize the Indian society. तो जैसा कि पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा कि 19th सेंचुरी एक ऐसी सेंचुरी थी जहाँ पर चेंजेस हो रहे थे और जो रिफॉर्मर्स थे, जो बदलाव चाहते थे हमारी सोसाइटी में, वो बदलाव लाने के लिए लगातार लड़ रहे थे, चाहे वो लड़कियों की एजुकेशन के बारे में हो, चाहे वो कास्ट सिस्टम को हटाने को लेकर हो। Many of these reformers were influenced by the ideas of equality and liberty and worked towards removing evils like caste and untouchability. तो बहुत सारे लोग थे जो इन चीज़ों के लिए काम कर रहे थे। उनका मानना था कि भाई हर कोई बराबर है और वो लगातार सोसाइटी में काम कर रहे थे बराबरी के लिए। उन्हें कास्ट सिस्टम पसंद नहीं था, उन्हें अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत पसंद नहीं था।
ना इमरजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, लोगों को कहाँ से एहसास हुआ, कैसे एहसास हुआ कि इस टाइप के जो ईवल सोसाइटी में हमारे चले आ रहे हैं इनको हमें ख़त्म करना है. The reformers of the 19th century identify the caste system as a form of inequality and a hindrance to national unity. तो रिफॉर्मर्स को लगा कि एकता तभी आ सकती है जब बराबरी होगी. भाई एकता कैसे आएगी जब सब बराबर होंगे. कोई कास्ट सिस्टम नहीं होगा और सबको बराबर लाने के लिए कास्ट सिस्टम को हटाना होगा. They fought for the eradication of casteism. Raja Ram Mohan Roy translated an old Buddhist text which criticized the caste system. तो राजा राम मोहन रॉय ने तो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट को भी ट्रांसलेट किया जिसमें बताया गया था कि कास्ट सिस्टम बुरा है और उसको ख़त्म कर देना चाहिए. उसकी आलोचना की गई थी कास्ट सिस्टम की उस किताब में. Many leaders of the Brahmo Samaj such as Tarak Chandra Chakrabarti and Keshav Chandra Sen were fierce critics of the caste system. Ramakrishna and his disciple Swami Vivekanand strongly condemned the caste system and untouchability. इसके अलावा रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद भी बिल्कुल खिलाफ थे कि कास्ट सिस्टम इंडियन सोसाइटी में नहीं होना चाहिए. Vidyasagar, when he became principal of the Sanskrit College in Calcutta, ended the tradition of admitting only Brahman students and opened the doors for higher education to students from all caste. विद्यासागर ने एक कदम और बढ़ाया और उन्होंने जो संस्कृत कॉलेज की शुरुआत की थी कलकत्ता में, उसमें उन्होंने भाई संस्कृत पहले माना जाता था कि सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं और ब्राह्मण ही पढ़ा करते थे. पर जब उन्होंने संस्कृत कॉलेज की शुरुआत की तो ऐसा नहीं था कि उनके कॉलेज में सिर्फ ब्राह्मण पढ़ सकते थे, उनके कॉलेज में हर कास्ट का इंसान पढ़ सकता था. In 1840, the Paramhans Mandal was founded in Bombay to work towards the abolition of the caste system. The Prarthana Samaj in Maharashtra retreated the tradition of bhakti and propagated the spiritual equality of all castes. तो प्रार्थना समाज जो कि महाराष्ट्र में काफ़ी एक्टिव थी उस टाइम, उसने विमेन की स्टेटस के लिए भी लड़ाई की थी. इसके अलावा इन्होंने कास्ट के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी. Mahadev Govind Ranade, an eminent social reformer and one of the founder members of Pune Sarvajanik Sabha, advocated intercaste dining and intercaste marriage. तो intercaste dining का मतलब कि कोई किसी भी कास्ट का हो साथ में बैठकर खाना खा सकते हैं, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि शूद्रास के संग ये लोग खाना तो क्या उन्हें देखना तक पसंद नहीं करते थे, पर ये फेवर में थे कि साथ में बैठकर खाया भी जा सकता है. इवन इंटरकास्ट रिलेशनशिप्स, शादियां भी हो सकती है. His close associate Ramakrishna Gopal Bhandarkar, who was also one of the founding members of the Pune Sarvajanik Sabha, worked for the removal of caste barriers, child marriage, and advocated the cause of women's education. These reform movements created awareness among the so-called lower caste. अब जो बोला जाता था ना, जैसे स्पेशली जिन लोगों को बोला जाता था लोअर कास्ट, अब उन लोगों को भी जागरूकता आई उन लोगों के अंदर भी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास भी इक्वल तरीके से जीने का अधिकार है. The Christian missionaries played an important role in the battle against the caste system. They set up many schools in areas with large tribal and so-called lower caste population. क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने बड़ा ही साथ दिया उस समय पर. उन्होंने ऐसे स्कूल स्थापित किए जहाँ पर हर कास्ट का बंदा आकर पढ़ पाए. Children from these communities were often deprived of education. The missionary schools equipped them to understand life in the changing world. तो पहले जहाँ बोला जाता था ना कि नहीं ये इस क्लास के हैं, लोअर क्लास के हैं, शूद्राज हैं, इनको पढ़ने की परमिशन नहीं है, पर क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने जो स्कूल इस्टेब्लिश किए उसमें हर कोई पढ़ सकता था और उन्होंने पूरी दुनिया को जानने वाले दरवाजे खोल दिए उन लोअर कास्ट के बच्चों के लिए जिनके लिए पढ़ाई बड़ी ही मुश्किल थी और जो नहीं पढ़ पाते थे. The colonial period in India saw the emergence of many new cities that offered new forms of job opportunities to the people. There was a huge demand of cheap labor for jobs like coolies, diggers, carriers, bricklayers, sewage cleaners, sweepers, palanquin bearers, and rickshaw pullers. Often the poor and so-called lower caste found a way to escape caste oppression by migrating to cities and taking up these
जॉब्स। तो अब ये लोग गांव से निकलकर सिटीज़ में आने लगे और अपने लिए जॉब ढूंढकर काम करने लगे। मैनी ऑफ देम वर एम्प्लॉयड एज प्लांटेशन लेबरर्स टू। इनको प्लांटेशन, जैसा कि हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा भी था कि ब्रिटिशर्स प्लांटेशन करते थे, लेबर रखते थे अपने खेतों में, अपने एरियाज़ में, तो ये लोग लेबरर्स की तरह भी काम करने लगे। They were sent to Assam, Mauritius, Trinidad, and Indonesia. The life as a plantation worker was not easy, but it presented an opportunity to escape the exploitation by the upper caste. प्लांटेशन लेबर की तरह काम करना ब्रिटिशर्स के अंडर आसान तो नहीं था, पर जिस तरीके से उनका शोषण अपर कास्ट के लोग कर रहे थे, तो उससे बचने का तरीका भी सिर्फ ये प्लांटेशन लेबरर की तरह ही था, क्योंकि ये प्लांटेशन लेबरर की तरह काम करते थे तो अपनी जगह को छोड़ के सिटीज़ में आ सकते थे, इवन विदेशों में भी जा सकते थे। तो भाई इनका शोषण तो हो ही रहा था। अब ऑर्गेनाइज होने लगे कास्ट मूवमेंट्स। मोस्ट ऑफ द अर्ली रिफॉर्मर्स हु स्टूड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम वर फ्रॉम द अपर कास्ट। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात थी कि कास्ट सिस्टम के खिलाफ भी वो लोग लड़ रहे थे जिन्हें अपर कास्ट के लोग बोला जाता था। In order to put the idea of social equality into practice, they often violated the caste norms. However, the fight against the caste system remained largely theoretical until the second half of the 19th century, when the baton was taken up by the representatives of the so-called lower castes and organized caste movements emerged. Guru Ghasidas, a leather worker, founded the Satnami movement in central India. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, which demanded social rights for leather workers. तो इनको सोशल राइट्स चाहिए थे, इनको भी इनके अधिकार चाहिए थे जो लेदर वर्कर्स हुआ करते थे, जो चमड़े का काम किया करते थे। हरिदास ठाकुर ऑफ द मटुआ सेक्ट ऑर्गेनाइज्ड द लोअर कास्ट चंडाल cultivators of eastern Bengal and questioned the idea of Brahminical superiority. तो जो हरिदास ठाकुर थे उन्होंने भी बोला कि ब्राह्मण ही सबसे ऊंचे क्यों हैं, ब्राह्मण को ही सुपीरियर स्थान क्यों दिया गया है। Jyotirao Phule was the strongest proponent of the anti-caste movement in Maharashtra. Being a member of Mali caste, he himself faced caste discrimination in early life. He argued that the so-called lower castes are the original inhabitants of this country and they have the right over the land and other natural resources of this country. तो जो ज्योतिराव फूले थे वो खुद एक माली कास्ट से बिलोंग करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी में बड़ा ही भेदभाव झेला हुआ था। तो उन्होंने भी क्वेश्चन किया कि क्यों हमें अलग रखा जाता है, जबकि हम भी यहाँ के रहने वाले हैं, इस देश के देशवासी हैं, फिर भी हमें क्यों अलग रखा जाता है, हमारे पास ज़मीन का अधिकार क्यों नहीं है, हमारे पास इक्वल राइट्स क्यों नहीं है इस कंट्री की रिसोर्सेज को यूज़ करने का। He wanted to unite the laboring castes and untouchables against the caste-based discrimination. तो वो चाहते थे कि जितने भी अनटचेबल्स लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, लेबर क्लास के लोग हैं, वो सब साथ में आए और लड़ाई लड़े अपने अधिकारों के लिए। In 1873, he founded the Satyashodhak Samaj, which worked for the rights of the lower caste and untouchables. फूले वॉज अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो फूले हर तरीके के भेदभाव के खिलाफ थे, यानी कि वो किसी भी टाइप के भेदभाव को सोसाइटी में नहीं देखना चाहते थे। इन साउथ इंडिया, वीरसलिंगम called the caste reforms in Andhra Pradesh, deeply inspired by the ideals of the Brahmo Samaj. He founded the Rajamundry Social Reform Association and set up schools for the untouchables and working classes. The Ezavas organized themselves under Sri Narayan Guru, a famous social reformer from Kerala, who believed in the ideal of universal equality. इनको अंडरलाइन करते जाइएगा, जितने भी नाम आ रहे हैं कि कौन कौन से थे, जैसे कि वीर सलिंगम थे, ये थे आपके आंध्र प्रदेश में, इसके अलावा एहजवाज थे, ये श्री नारायण गुरु के अंडर आके इन्होंने केरला में ग्रुप किया बनाया था। He propagated the idea of Oru Jati, Oru Matam, Oru Devam, Manushyanum. One caste, one religion, one God for humankind. यानी कि एक कास्ट, एक धर्म और one God for humankind, यानी एक भगवान। In 1903, the Sri Narayan Dharma Paripalan Yogam was founded, which worked for the improvement of the socially marginalized.
E.V. रामास्वामी नायकर, पॉपुलरली नोन एज पेरियार, अंडरलाइन कर लीजिएगा, पेरियार किसे बोला गया? E.V. रामास्वामी नायकर, led the anti-caste movement in Tamil Nadu. Periyar was a prominent figure in the national movement as well. He became a member of the Indian National Congress but felt it was dominated by the upper caste and hence decided to quit. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इन्होंने ज्वाइन किया था, जो ये E.V. रामास्वामी नायकर थे, पर फिर इन्हें लगा कि जो कांग्रेस है वो पूरी तरीके से अपर कास्ट लोगों के कंट्रोल में है, तो उन्होंने बाद में उसको क्विट कर दिया था, छोड़ दिया था. Periyar believed that the untouchables have to fight for their rights themselves. With this objective, he founded the self-respect movement. तो उनका मानना था कि अनटचेबल्स को अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, इसीलिए उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत की. इन द 20th सेंचुरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है. ये खुद एक दलित फैमिली से थे और अचीवमेंट्स तो हम सब जानते हैं कि आज जो हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही हमें देन है. कमिंग फ्रॉम द मेहर कम्युनिटी, अंबेडकर हिमसेल्फ एक्सपीरियंस्ड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन हिज चाइल्डहुड. तो जस्ट बिकॉज कि ये खुद उस कास्ट से बिलोंग करते थे जहाँ पर भेदभाव होता था, तो इन्होंने अपने बचपन में काफ़ी भेदभाव महसूस किया, झेला. He wrote extensively to highlight the dominance of the upper castes in the society. Between 1927 and 1935, he led a number of movements to secure the rights of the untouchables to enter temples. तो इन्होंने मूवमेंट्स किए कि मंदिरों में क्यों नहीं अनटचेबल्स को घुसने दिया जाता है. आफ्टर इंडिपेंडेंस ही बिकेम चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये चेयरमैन थे. The Constitution of India provides for the equality of all citizens, irrespective of their caste, creed and religion, as one of its core objectives. तो आज इन्हीं की वजह से हमारा संविधान ये कहता है कि कोई कास्ट नहीं होती, सब बराबर है, कानून के आगे सब बराबर है, लॉ के आगे सब बराबर हैं. तो इन्हीं की वो कोशिशें थी जिसकी वजह से आज हमारे सोसाइटी में थोड़ी बहुत इक्वालिटी आ पाई है. हालांकि अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने सोसाइटी में इक्वालिटी को मेंटेन करें. नाउ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द कास्ट सिस्टम. द इंडियन रिफॉर्मर्स ऑफ द 19th सेंचुरी इनिशियली रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश. तो जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे शुरुआत में उन्हें सपोर्ट मिला था, जैसे कि विलियम बेंटिक थे. विलियम बेंटिक जो थे, सती प्रथा को ख़त्म किया था इन्होंने. तो इस टाइप से उनकी हेल्प तो मिली शुरुआत में. However, the situation changed after the revolt of 1857. पर पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डर गई थी इंडियन मूवमेंट से. तो वो चाहती थी कि हम कुछ भी ऐसा ना करें कि इंडियंस हमारे खिलाफ हों. ऑन द one hand, the British decided to adopt a policy of non-interference in terms of social issues. On the other hand, they tried to exploit the caste division in the Indian society to prevent the emergence of a united nation. तो उनका तो फ़ायदा था, अगर अनटचेबल्स को अलग रखा जा रहा था, लोअर कास्ट के लोगों को अलग रखा जा रहा था, तो ये तो उनका फ़ायदा था. देखो ये जो वर्ड है ना लोअर कास्ट, ये यूज़ किया जाता था, ये बहुत ही गंदा शब्द है, ये यूज़ नहीं करना चाहिए. पर क्योंकि हमारी बुक में है तो बस उसको बताने के लिए मैं आप ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ. तो जो ब्रिटिशर्स थे वो भी चाहते थे कि अच्छा है इनमें फूट डली रहे, ये एक दूसरे को ही अलग करते रहें, अपने आप को एक दूसरे से अलग करते रहें, तो हमारा जो सत्ता है वो बनी रहेगी. इसीलिए इन्होंने ज़्यादा इंटरफेयर इस मैटर में नहीं किया. द एंटी कास्ट मूवमेंट्स लेड बाय द इंडियंस हार्डली रिसीव्ड एनी सपोर्ट और एनकरेजमेंट फ्रॉम द कॉलोनियल गवर्नमेंट. तो यही कारण था कि ये जो रिफॉर्मर्स थे इन्हें सपोर्ट नहीं मिला ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से. Moreover, from the early 20th century, the British government started caste-based classification in the census with the aim of furthering their divide and rule policy through increased fragmentation. यहाँ तक कि उन्होंने तो खुद ही इस टाइप से क्लासिफिकेशन कर दिया लोगों का कि चाह कर भी लोग एक साथ ना आ पाएँ और फूट डली रहे और हम राज करते रहें. However, this very practice contributed to the development of caste consciousness and in turn paved the way for organized caste movements. पर कितनी भी कोशिशें करो कहीं ना कहीं लोग जागरूक हो रहे थे
तो जब जागरूक हो रहे थे तो कास्ट के खिलाफ मूवमेंट्स शुरू हुए. Now, Gandhi and the idea of caste. It was in the Gandhian era that social issues were included in the mainstream anti British political movement. Gandhi was vocal against the caste system and he believed that freedom from the British rule would only be meaningful if it was accompanied by freedom from social evils such as caste discrimination. तो गांधी जी का भी इसमें रोल रहा. हम आगे जाके पढ़ेंगे कि किस तरीके से गांधी जी ने सबको बराबर लाकर रख दिया और उनका ये मानना था कि अगर हमें आज़ादी मिलती है तो भी वो यूज़लेस है अगर हम आपस में लड़ रहे हैं और हम एक दूसरे को कास्ट के बेसिस पर खुद से अलग रख रहे हैं. ही डिक्लेयर्ड अनटचेबिलिटी अ सिन एंड फॉट फॉर इट्स इरेडिकेशन फ्रॉम द सोसाइटी. उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा पाप है, छुआछूत तो बहुत बड़ा पाप है, ऐसा कैसे कोई कर सकता है कि किसी को छुए ना, अनटचेबिलिटी रहे सोसाइटी में. तो उन्होंने इसको ख़त्म करने के लिए भी काम किया. गांधी जी कॉल्ड द अनटचेबल्स हरिजन्स. तो उन्होंने अनटचेबल्स को बोला हरिजन्स. एंड इन 1932 ही फाउंडेड द हरिजन सेवक संघ विच डिमांडेड सोशल जस्टिस एंड इक्वल राइट्स फॉर द अनटचेबल्स. तो इसके लिए उन्होंने हरिजन सेवक संघ की भी शुरुआत की जिसमें अनटचेबल्स के लिए राइट्स मांगे गए. Gandhi also tried making the upper castes aware of the sin of untouchability through its writings in Hindi and English. His ashram at Sabarmati was open to all irrespective of their caste and class. तो उनका जो साबरमती आश्रम था उसमें कोई भी जा सकता था, चाहे वो कोई भी किसी भी कास्ट का हो. अब अपर कास्ट से क्या रेस्पॉन्स मिला? The response of the upper castes to the caste movements resulted in two basic tendencies. While some enlightened members acknowledged the shortcomings of the caste system and fought for reform, the orthodox section reacted by establishing associations such as Sanatan Dharma Mahasabha and Bharat Dharma Mahamandal. इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा. ये सब कास्ट अपर कास्ट के लोगों ने ही ऑर्गेनाइज़ किए थे जिससे कि इक्वालिटी आ पाए समाज में. Maintaining the caste distinction and validating it is an important institution of Hinduism were the main objectives of these associations. Now we have completed with this chapter. In the next class, we will discuss about the question answers as well as the exercises of this chapter. Till then, bye.